देखिए, आपका इक्विटी चल रहा था और इक्विटी में आपका जो पहला चैप्टर उठाया गया था, जो बिहार और यूपी में मेंस में भी पूछा गया है, वह आपका माने ये जो क्वेश्चन है मेंस के लिए भी हैं। आपका इक्विटी का नेचर बताइए, यानी कि जिस प्रकार आपका अपकृत का आपने नेचर पढ़ा था कि अपकृत विधि आपका ला ऑफ टाट हैं कि ला ऑफ टाट्स हैं, तो फिर एक बार वो भी आपको याद करना है कि जो सामंड महोदय हैं वह ये कहते हैं कि अपकृत विधि ला ऑफ टाट्स है, यानी कि कई अपकृत दिए गए हैं, उसके बाहर कोई अपकृत नहीं हो सकता। और इसलिए सामंड ने अपनी पुस्तक का नाम ला ऑफ टाट्स रखा था। और बिनफील्ड ये कहते हैं कि ये ला ऑफ टाट है, यानी कि ये अपकृत विधि है। इसलिए आपका इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम ला ऑफ टाट रखा। फिर यहाँ से बिहार ने जो क्वेश्चन बनाया है, वह क्वेश्चन ये बना है नेट में भी कि किन दो विद्वानों के बीच अपकृत विधि के प्रकृति को लेकर विवाद है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आए कि किन दो विद्वानों के बीच ये विवाद है, तो आपका जवाब रहेगा आपका सामंड और बिनफील्ड। ये क्वेश्चन आ चुका है कि मुख्य विवाद नेचर को लेकर किसके बीच हैं, तो मैं बता चुका हूँ सामंड और आपका बिनफील्ड। इसके बाद कबूतर खाने का सिद्धांत किसने दिया, तो सामंड ने दिया, ये याद करना है। उसी प्रकार आपका जो इक्विटी हम शुरू किए हैं, उसका नेचर हम शुरू किए थे। पहला नेचर हम बताए थे जो पिछली बार ही आपका बिहार जे में पूछा गया था कि जो ये इक्विटी है यह अंतःकरण पर आधारित है, गुड कंसेंस पर आधारित है या सुआत्मा पर आधारित है। तो पिछली बार आपका क्वेश्चन बिहार जे में बना कि इक्विटी का आधार क्या है, चार ऑप्शन उसमें दिया था। तो पहली वरीयता चुनेंगे गुड कंसेंस या सुआत्मा या अंतःकरण। यानी कि अगर कोई तथ्य किसी व्यक्ति के सामने रखा जाए और उसकी अंतरात्मा से जो आवाज़ निकले कि इस मामले में ये होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वही क्या है, इक्विटी या साम्य है। दूसरा हमने बताया था कि जो इक्विटी है यह ईमानदारी पर आधारित है, सद्भाव पर आधारित है। यानी कि जो व्यक्ति फ्रॉड किया है, कपट किया है और कोर्ट में आया है कि इक्विटी के आधार पर, न्याय के आधार पर न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला दे दे, तो ऐसी कंडीशन में क्या इक्विटी के आधार पर उसके पक्ष में फैसला दिया जा सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि जो इक्विटी है ये कपट के विरोध में है और ईमानदारी को क्या देती है, प्रश्रय। यानी कि जो बेईमानी किया है उसको इक्विटी कोई सहयोग करेगी कि नहीं? नहीं। तीसरा हमने पहला ही पॉइंट अभी चल रहा है, तीसरा हमने बताया था कि इक्विटी नेचुरल जस्टिस पर आधारित है। यानी कि नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय के मुख्यतः तीन सिद्धांत हैं। पहला हम बता चुके हैं आडि अल्ट्रम पर्टम, दूसरे पक्षकार को सुनो, दूसरा रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध नियम या अभिनत के विरुद्ध नियम, और तीसरा रीजन डिसीजन, यानी कि जब भी आप कोई निर्णय दीजिए उसका कारण लिखिए। ये तीन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है और ये किसके सिद्धांत है, इक्विटी के। ये पहला नेचर हमने बताया था। दूसरा नेचर आपका देखा जाए, जो दूसरा नेचर है कि इक्विटी या साम्य न्यायालय के विवेक का विषय है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में वाद दायर करता है और ये डिमांड करता है कि इक्विटी के आधार पर या साम्य के आधार पर न्यायालय
हमारे फेवर में फैसला दे दे तो उसके फेवर में फैसला देना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। चाहे तो न्यायालय उसके पक्ष में फैसला दे या पक्ष में फैसला न दे। अब यहाँ आपको जो कोरिलेट करना है वह विधिक अधिकार और सामयिक अधिकार के बारे में करना है। जहाँ तक विधिक अधिकार की बात है, विधिक अधिकार अगर है आपका तो आप उसकी डिमांड मने अधिकार के रूप में मांग सकते हैं। जबकि इक्विटी राइट है, सामयिक अधिकार है, तो उसके लिए आप अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते। तो केवल और केवल आपका मने विवेक होता है न्यायालय का कि चाहे तो वह आपके पक्ष में फैसला दे और चाहे तो न दे। यानी कि विधिक अधिकार है तो आप अधिकार के रूप में मांग करेंगे कि हमारा ये अधिकार है, आप फैसला दीजिए। लेकिन साम्या के मामले में विधिक अधिकार तो है नहीं, अतः इक्विटी के मामले में आप जो मांग करेंगे वह न्यायालय दे भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि इक्विटी के आधार पर आपकी डिमांड को पूरा करना ये न्यायालय का विवेकाधिकार है। यानी कि साम न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करती है। साम के तहत न्यायालय बाउंड नहीं है कि आपके अधिकारों की रक्षा ही करे। तीसरा, साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। अब यहाँ भी आपको समझना है कि जो साम्य होता है उसकी जो क्रिया होती है वह व्यक्ति से संबंध रखती है। अब यहाँ भी आपका नया क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा इसको देखिए अच्छे से। आपका फिर एक बार देखिए, शुरुआती दौर से हम इसको ले चलते हैं। जहाँ तक विधि के न्यायालयों का प्रश्न है, अगर विधि के न्यायालयों ने कोई निर्णय दिया है और प्रतिवादी उस फैसले का पालन नहीं करता तो विधि के न्यायालय क्या क्या उपाय करके प्रतिवादी के खिलाफ क्या क्या करके उस निर्णय को लागू करा सकते हैं। तो थोड़ा सीपीसी की धारा 51 पर गौर करिए। सीपीसी की धारा 51 डिक्री या आदेश के निष्पादन के तरीकों का वर्णन करती है। पहला तरीका है कि प्रतिवादी या निर्णय को जो हारा है अगर डिक्री का पालन नहीं करता तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। दूसरा तरीका है कि बिना कुर्क किए हुए डायरेक्ट उसकी संपत्ति को बेच दिया जाए। तीसरा तरीका है कि कुर्की की जाए, संपत्ति को बेचा जाए और पैसा वसूल लिया जाए। कब्जे की डिक्री है तो कब्जा दिलवाया जाए। रिसीवर की आवश्यकता है तो रिसीवर नियुक्त किया जाए और अन्य किसी उचित प्रकार से जिसे न्यायालय क्या समझे उचित, अन्य किसी प्रकार से। यानी कि दो बातें आपको अटैक यहाँ करनी है विधि के न्यायालय में कि विधि के न्यायालय प्रतिवादी को गिरफ्तार करके जेल भी भेजवा सकते हैं और प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्क करके बेचवा कर और डिक्री या आदेश का पालन करवा सकते हैं। ये विधि के न्यायालयों को क्या है अधिकार। क्योंकि इक्विटी गुड कंसेंस पर आधारित है, अंतःकरण पर आधारित है, सुआत्मा पर आधारित है, इसका बेस ही सुआत्मा है। अतः इक्विटी कोर्ट जब भी इंग्लैंड में निर्णय देते थे तो उन निर्णयों का जो निष्पादन होता था वह प्रतिवादी की संपत्ति पर आक्षेप नहीं करते थे। यानी कि प्रतिवादी या विपक्षी की संपत्ति को बेचवाकर पैसा वसूलने का आदेश नहीं देते थे। वह प्रतिवादी को निर्णय का पालन न करने पर उसको पर्सनल रूप से दंडित करते थे, अर्थात विपक्षी को तब तक जेल में डाल देते थे जब तक कि वह फैसले का पालन न करे। ये क्यों?
क्योंकि जो इक्विटी है ये व्यक्ति की क्रिया से संबंध रखती है, यानी कि इसका मतलब या तो व्यक्ति पर जुर्माना लगाइए या व्यक्ति को गिरफ्तार करके कहाँ भेजिए, जेल, ताकि उसके अंतःकरण पर या मन पर ये प्रभाव पड़े कि हमें ये इस आदेश का पालन करना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन आ सकता है बिहार में कि इक्विटी आपका व्यक्ति की क्रिया से संबंध रखती है कि संपत्ति की दोनों से, तो दोनों ना मारिएगा, केवल किससे रखती है, परसों आपका पर्सन से। तो इक्विटी में आपका किया क्या जाता है, तब जब तक कि वह व्यक्ति फैसले का पालन न कर ले तब तक उसे गिरफ्तार करके कहाँ भेजवाया जाता है, जेल। संपत्ति कभी भी सामान्य न्यायालय ने प्रतिवादी की संपत्ति को बेचवाकर पैसा नहीं वसूला। क्यों ऐसा किया इक्विटी कोर्ट ने, क्योंकि इक्विटी किस पर आधारित है, अंतःकरण पर, और जब जेल जाएगा तो उसके मन पर क्या पड़ेगा, प्रभाव। अब आइए इसका उत्तम उदाहरण भारत में भी आप देख सकते हैं कि सुब्रत राय के मामले में, यानी कि जो सहारा कंपनी है उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को तब तक जेल में रखा जब तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं कर दिया। इसी को कहा जाता है कि साम्य किस पर अटैक करता है, व्यक्तिगत क्रिया पर कि विपक्षी के संपत्ति पर, तो संपत्ति पर नहीं बल्कि उसके माने शरीर पर। शरीर हम कह सकते हैं कि तब तक गिरफ्तार करके कहाँ भेजते थे, न्यायालय, जेल, जब तक कि वह आदेश का क्या न कर दे, पालन। अगला देखिए, साम्य विधि का अनुगामी है। अब इस पर थोड़ा देखिए नेचर। साम्य विधि का अनुगामी है, इसका मतलब क्या हुआ। अब इसी को एक एक छोटी छोटी बात समझिए। इक्विटी न्यायालयों ने कभी भी विधि का विरोध नहीं किया, ये याद। यानी कि अगर कानून में स्पष्टतः कोई बात लिखी गई है, भले वह बात गलत लिखी गई हो, भले उससे अन्याय हो रहा हो, लेकिन जब सामान्य न्यायालय उस मामले में सुनवाई करते थे तो आपका विधि के एक एक शब्दों का पालन करना उनके लिए आवश्यक था। यानी कि इसका मतलब कि जो साम्य है ये कभी भी विधि के ऊपर प्रिवेल नहीं करता है। यानी कि कानून में जो बातें लिखी गई है उसका उल्लंघन इक्विटी के आधार पर नहीं किया जा सकता। तो आखिर साम्य है क्या, तो साम्य विधि का पिछलग्गू है। पिछलग्गू यानी कि फॉलोअर है, पीछे चलने वाला है। तो समस्या ये आई कि इक्विटी के आधार पर निर्णय कब दिया जाएगा। तो इक्विटी के आधार पर निर्णय तब दिया जाएगा जब किसी मामले में कोई कानून ही न हो, या कानून है तो वह अपर्याप्त है, कानून है लेकिन पूरा नहीं है, या कानून है लेकिन उपचार ही उपलब्ध नहीं है, या कानून है लेकिन उसका जो प्रक्रिया है वह दोषपूर्ण है। तो प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है और शिथिल करके उपचार प्रदान किया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर विधि में जो शब्द लिखे गए हैं, अधिनियम या संविधान में जो शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों का उल्लंघन करके साम्य के आधार पर कोई फैसला सुनाया नहीं जा सकता। लेकिन कब साम्य काम करेगा, तो जहां विधि में लोचा हो, विधि में कमी हो, यानी कि विधि के एक एक शब्दों का पालन करने के पश्चात भी अगर कुछ शेष बच जाए तो वहां कौन काम करता है, इक्विटी। अगर प्रक्रिया दोषपूर्ण है
तो प्रक्रिया को शिथिल कर दिया जाए। एक उदाहरण देखिए, आपका एक उदाहरण तो भारत में हम आएंगे तो तमाम है, क्योंकि संविधान में भी आपको पढ़ना है, सीपीसी सीआरपीसी में भी उदाहरण तमाम है, लेकिन यहाँ आपका नेचर में एक उदाहरण केवल हम बता रहे हैं, और वह उदाहरण सटीक देखिए आपका अनुच्छेद 32 पर हम उदाहरण बता रहे हैं, जहाँ की प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय ने शिथिल किया इक्विटी के आधार पर। देखिए आपका जो सिद्धांत है लोकस स्टेंडाई, जब आप एडी लॉ पढ़ेंगे तो ये सिद्धांत बताया जाएगा। लोकस स्टेंडाई का मतलब ये परंपरागत नियम है सुनवाई का, और लोकस स्टेंडाई का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ है केवल और केवल वही व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। यानी कि अगर हमारे अधिकार का हनन हुआ तो हम मुकदमा करेंगे, हमारी ओर से समाज का दूसरा व्यक्ति मुकदमा नहीं कर सकता। ये प्रक्रिया है। इस आधार पर कहाँ से आवाज आ रही है भाई, बात ना करिए भाई, बाहर है क्या आपका। इस आधार फिर एक बार देखिए, लोकस स्टेंडाई बिहार में पूछा जाता है इंटरव्यू में, थोड़ा सतर्क रहिएगा। लोकस स्टेंडाई ये परंपरागत नियम है। इस नियम का क्या मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति के राइट का वायलेशन हुआ है वही व्यक्ति कोर्ट में वाद दायर कर सकता है, उसकी ओर से दूसरा आदमी नहीं कर सकता। अब इस कारण से होता क्या था देखिए, जो गरीब हैं, दुखी हैं, दरिद्र हैं, उनको भी मूल अधिकार प्राप्त होता था। वे इतने गरीब दरिद्र हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि वहाँ की वकीलों की फीस देना ही उनके लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि भोजन तो मिल नहीं रहा एक टाइम का, तो जाकर सुप्रीम कोर्ट में 5 लाख 10 लाख वकील को कहाँ देंगे। तो इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने जो लोकस स्टेंडाई का नियम था, इस प्रोसीजर के कारण गरीबों को क्या नहीं मिल पाता था, न्याय। तो इस नियम को शिथिल किया गया, वीक किया गया, और प्रक्रिया बदली गई थोड़ा, और ये कहा गया कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, लोकहित का मामला है, तो समाज का कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लोकहित वाद दायर कर सकता है। तो जो लोकहित वाद उत्पन्न हुआ ये इक्विटी की ही देन है, क्योंकि प्रक्रिया को क्या किया गया थोड़ा। तो लोकहितवाद किसका अपवाद है पूछा जाता है, लोकस स्टेंडाई। क्योंकि लोकहितवाद में समाज का कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, वाद दायर कर सकता है, अपने लिए समाज के लिए जा सकता है। और गरीब दुखी दरिद्र जो अशिक्षित इत्यादि लोग हैं, दबे कुचले शोषित लोग, इनको न्याय दिलाने के लिए तो ये शुद्ध रूप से किस आधार पर लोकहितवाद उत्पन्न हुआ, तो यह इक्विटी की ही देन है, मैं बता दूं। यानी कि और किस नियम को शिथिल किया गया, लोकस स्टेंडाई। ये डिटेल में चलेगा एडीला में, लोकहितवाद वहाँ डिटेल में पढ़ना है। यानी कि लोकहितवाद पर भी 2 लेक्चर आपका होगा, एडीला जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आपका कम से कम 2 लेक्चर लग जाएगा। अगला आगे देखा जाए, साम्य, अगला नेचर है कि साम्य समता में विश्वास करती है। अब आइए इसका मतलब क्या हुआ। यानी कि कई बार विद्वानों ने ये कहा है, पहले इक्विटी का अर्थ समझिए। जो ये इक्विटी शब्द है ये इंग्लिश शब्द है, मैं पहले दिन बताया था। ये इक्विटी शब्द इंग्लिश शब्द है। यह लैटिन के एक्विटास से बना है। किससे बना है? लैटिन के एक्विटास। एक्विटास का शाब्दिक अर्थ होता है समतल करना या बराबर करना। अर्थात इक्विटी आपका करते क्या है, तो समतल किसको करते हैं, तो जहाँ कानून में लोचा हो,
जहाँ कानून में दोष हो उस कमी की पूर्ति करती है। अर्थात इक्विटी का जन्म ही इसलिए हुआ कि जहाँ जहाँ कानून में कमी है उस कमी को क्या कर दिया जाए, उस गैप को क्या कर दिया जाए, भर कर और आपका प्लेन कर दिया जाए ताकि कोई कमी न रहे। तो अब समस्या ये आई कि तमाम विद्वान यही कहते हैं कि समता ही साम्य है और इसी में सब कुछ समाहित है। ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको आगे हम पढ़ाएंगे कि साम्य समता से प्रसन्न होता है, असमता से नाराज होता है। समता का मतलब क्या हुआ? तो समता का मतलब हुआ समान अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। लेकिन अगर व्यक्ति की हैसियत पृथक पृथक है तो इक्विटी या समता या इक्विलिटी का सिद्धांत ये भी कहता है कि अगर स्टेटस उनका क्या है, भिन्न भिन्न है, तो उनके साथ भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिए। इक्विटी ये नहीं कहती कि सबके साथ माने समानता का व्यवहार करिए। इक्विटी ये समता का मतलब कल भी मैं बताया था, फिर समझिए। समता और समानता में अंतर है। समता का मतलब हैसियत के अनुसार व्यवहार करना। एक हैसियत में व्यक्ति है, एक स्टेटस में, तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार, और हैसियत अगर भिन्न भिन्न है तो उनके साथ अलग अलग व्यवहार करना। लेकिन समानता में चाहे हैसियत एक हो और चाहे भिन्न भिन्न हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो इक्विटी समानता में नहीं, समता में विश्वास करती है। और कई विद्वान तो ये कहते हैं कि समता ही साम्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका बताया जाएगा आगे, मैक्सिम भी है कि समता ही साम्य है। यानी कि साम्य समता से प्रसन्न होता है और असमता से नाराज होता है। जहाँ समता रहेगी वहीं साम्य निवास करेगा, और जहाँ असमता रहेगी वहाँ से साम्य क्या करता है, दूर चला जाता है। अर्थात अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वलिटी हमारे संविधान में समाहित है। अतः अनुच्छेद 14 शुद्ध रूप से इक्विटी का ही नियम है, और इक्विटी के इस नियम को प्रश्रय देता है कि समता ही क्या है, साम्य है। यानी कि आपका, यानी कि इसका मतलब कि साम्य को तमाम विद्वान समता ही मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा समर्थन इस मैक्सिम को मिलेगा। अब कहाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि कहाँ कहाँ इस नियम को समाहित किया गया है। तो अलग हम बताएंगे, लेकिन एक दो उदाहरण यहाँ बता रहे हैं बस समझाने के लिए कि आपका की समता को। तो इसके लिए जब आप पढ़ेंगे तो एक तो आप जो सीपीसी में पढ़ेंगे तो सीपीसी की धारा 73 पढ़ेंगे। कौन सी धारा? 73 पढ़ेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट में तमाम धाराएं हैं। फिर टाट में भी हम बताएंगे आपका अंशदान का सिद्धांत। फिर टीपीए में बताया जाएगा। फिर आपका एसआरए में बताया जाएगा। तमाम जगहों पर बताया जाएगा। लेकिन एक उदाहरण केवल हम देखते हैं। आपका अंशदान या विभाजन का सिद्धांत टीपीए में भी है, कॉन्ट्रैक्ट में भी है, टाट में भी है, सीपीसी में भी है, हर एक जगह काम करेगा। लेकिन केवल एक उदाहरण बताया जाए। मान लीजिए ए, बी और सी तीन लोगों ने, ए ने डी को 1000 रुपया दिया था, बी ने डी को 500 रुपया दिया था, और सी ने कितना दिया था? 500। तीनों लोग, डी ने पैसा वापस नहीं किया तो तीनों लोग मुकदमा किए डी के खिलाफ। तीनों लोग जीत गए। अब भाई डी पैसा नहीं दे रहा है तो डी की जो प्रॉपर्टी थी न्यायालय ने कुर्क किया और कुर्क करके बेचवा दिया। और बेचवाने के बाद जो पैसा आया वह मात्र कितने आया? 1000।
अब थोड़ा बहुत टाट में लोग आपका भ्रम खा रहे थे, फिर हम बता दें, एक दो लोग भ्रम खाए थे। बाल्यावस्था मतता या चित्त विकृतता या मिस्टेक सामान्यतः आपका यानी कि ये अपकृत में बचाव नहीं है। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई अगर 6 वर्षीय बालक है, उसके पास कुछ नहीं है तो क्या होगा। तो भाई पहले हम कुछ नहीं है तो क्या होगा ये थोड़े देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है कि नहीं। तो अपकृत में हो सकता है, बालक के खिलाफ आप मुकदमा लड़िए, जीतिए, आपके पक्ष में डिक्री पारित होगी, उसके बाद तो देखा जाएगा कि बालक से वसूली होगी कि नहीं। भाई उसके बाद तो ये मामला आता है कि डिक्री का निष्पादन हो पाएगा कि नहीं। पहले तो मुकदमा करके क्या करिए, जीतिए। तो मान लीजिए ये तीनों हैं, डी के खिलाफ मुकदमा जीत गए, डी की संपत्ति कुर्क की गई, बेचा गया और कितना आया, 1,000। अब यही समता का सिद्धांत अप्लाई करिए। समता क्या कहती है कि एक आदमी को ही दे दिया जाए पूरा। अब लेनदार 2,000 के, और आपका जो देनदार माने कि जो आपका देना है, चुकाना है पैसा 2,000, टोटल कितना हुआ। लेकिन जो पैसा आया है वह 1,000। तो आप कहेंगे 1,000 क्या होगा, तो गया, यानी कि गई भैंस पानी में, और क्या। अब क्या होगा भाई। अब अब इसी सम देखिए आपका यही इक्विटी। भाई इक्विटी में कोई धारा नहीं है, जितने आप लेक्चर और अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे जानेंगे वही काम करेंगे, बस पंचौरा सुनना है। और हर एक कानून से कुछ न कुछ धाराओं को क्या करना है, जोड़ना है, और कुछ है नहीं इक्विटी में। कोई सेक्शन टाट और इक्विटी में नहीं है कि हम बता देंगे, बस सिद्धांत है। और उस सिद्धांत का मतलब और वह सिद्धांत किन किन धाराओं में एडाप्ट किया गया है। हम एक उदाहरण केवल बता रहे हैं कि आपका साम्य समता में विश्वास करती है, तो समता कब आएगी, जब एक को पूरा 1,000 दे दिया जाए और 20 ही ठन ठन गोपाल हो जाए, तो क्या समता आएगी मौर्य जी, नहीं। तो कानून ये कहता है कि हैसियत के अनुसार सब में बंटवारा किया जाए। तो आपका हैसियत देख लिया जाए, तो 1,000 ए दिया है तो केवल कितना पाएगा, 500। ये भी 500 दिए हैं तो कितना कितना, क्योंकि पूरा पैसा तो कितना है, और उसी में तो ये समता है। यानी किसी को कहा जाता है आनुपातिक वितरण का सिद्धांत। पूछा गया प्री में भी कि सीपीसी की किस धारा में दिया गया है, तो 73। यानी कि साम्य किसमें विश्वास करता है, समता में। साम्य समता से प्रसन्न होगा और असमता से क्या होगा, नाराज। तो अगर ए को ही पूरा पैसा दे दिया जाता और बी सी को 1 पाई न दिया जाता, तो ये असमता होती। अतः साम्य कहता है कि सबको अनुपातिक वितरण किया जाए और सबको कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अगला सिद्धांत देखिए, साम्य सामान्य विधि की पूर्ति करने वाला एक निकाय है। आइए देखा जाए आपका जो इक्विटी है या जो आपका ये साम्य है, ये सामान्य विधि की पूर्ति करने वाला एक निकाय है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी का जन्म ही जो सामान्य विधि हैं, अधिनियमित विधि हैं, या जो हमारा संविधान कहिए बना है, उसके विरोध में नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ कि जहाँ जहाँ कानून में कमी होगी, जहाँ जहाँ कानून कमजोर होगा, वहाँ वहाँ इक्विटी के आधार पर न्यायालय न्याय करने के लिए अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर फैसला सुना सकते हैं। अर्थात कभी भी इक्विटी ने आपका विधि का विरोध नहीं किया, बल्कि विधि में जहाँ जहाँ कमी थी उसकी क्या किया है, पूरा। अब क्या क्या कमी थी, कैसे साम्य पूर्ति करता है,
ये मैक्सिम डिटेल में भी हमें पढ़ना है, लेकिन आपका दो तीन उदाहरण हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ कमी थी उसकी पूर्ति पहले कराइए। तो पहली कमी हम दिखाए आर्टिकल 32 में कमी दिखाइए पीआईएल पर, उसके बाद और कमी लोकहितवाद के मामलों में आपका क्यों जन्म हुआ। तो आप कहेंगे कि कानून में ये कमी थी कि व्यक्तियों को मूल अधिकार दिए गए थे और मूल अधिकार सबको प्राप्त है, लेकिन प्रक्रिया के दोष के कारण, लोकस स्टेंडाई के कारण नियम के, जो गरीब थे, दुखी थे, दरिद्र थे इत्यादि, वे लोग अपने अधिकार की रक्षा के लिए कोर्ट में नहीं जा पाते थे क्योंकि प्रक्रिया टेढ़ी थी, क्योंकि लोकस स्टेंडाई का नियम क्या था, प्रचलित। तो भाई आपका, तो अगर प्रक्रिया में कमी के कारण और आपका कह सकते हैं कि अन्याय हो रहा है, तो प्रक्रिया की कमी को क्या किया जाएगा, पूरा, और पूरा करके किस सिद्धांत का जन्म दे दिया गया आपका, माने पीआईएल या लोकहितवाद। तो पूर्त किया कि विरोध किया, पूर्त किया। क्योंकि अपकृत भी आप लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा अपकृत में फिर पूर्ति कराया जाए। कबूतर खाने में सबसे अच्छा उदाहरण वहाँ भी है आपका, जो आप पूर्ति कराएंगे कि कानून की पूर्ति करता है, वहाँ देखिए अब सामंड क्या कहते हैं, फिर एक बार देखिए कि ये कबूतर खाना है, प्रत्येक खाने में एक एक कबूतर क्या किया गया है, रखा गया है। एक एक कबूतर का मतलब यहाँ हुआ उपचार। उपचार का मतलब ये हुआ कि एक एक अपकृत का नाम लिखकर इन खानों में भर दिया गया है। अगर एक के अधिकार का हनन होता है तो अपना मामला पहले अपकृत वाले खाने में खोजे उपचार, या दूसरे में, या तीसरे में, या चौथे में। अगर चारों खानों में वह देखा, यानी कि चारों लेख को देखा, लेखी को देखा, और वह देखा कि इन हमारा जो मामला है ये तो कहीं सेट ही नहीं हो रहा है, तो यूबी यूबी रेमेडियम आईबी जस, जहाँ उपचार हैं वहाँ अधिकार। अभी बताया नहीं गया है, अभी मैक्सिम बताएंगे किसी दिन भाई, अब सामान्य अपवाद हो जाए तब। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती दौर में अधिकार को प्रश्रय न देकर उपचार को प्रश्रय दिया जाता था। अगर वादी के किसी अधिकार का हनन होता था तो उसे उपचार तभी मिलता था जब पहले से उपचार खानों में क्या हो, उपलब्ध। और इसी को कौन कबूतर माने कबूतर खाने का सिद्धांत सामंड ने दिया है। अब समस्या ये आई कि आप लोग बताइए कि ये जो नियम है, आप लोग खुद बताइए ये अन्यायपूर्ण था कि नहीं था। तो अब समस्या देखिए आपका इक्विटी का मतलब यहाँ क्या हुआ। इक्विटी ये कहेगी कि अगर ये नियम अन्यायपूर्ण है तो कानून का हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आपका साम्य के आधार पर हम ये जरूर कर सकते हैं कि और कबूतर खानों की क्या कर सकते हैं, रचना, यानी कि नए नए अपकृत्यों की क्या कर देंगे, रचना। ये भी न्यायालय में बताया भी था, 7-8 अपकृत्य मैं बताया था, और पहला केस हमने बताया था जहाँ से सिद्धांत करवट लिया, यूबी जस आईबी रेमेडियम, एसबी बनाम कौन, वाइट, और जज का नाम भी याद रखे, जस्टिस होल्ट। अब तीसरा देखिए कैसे आपका मने पूर्ति करता है, वही उदाहरण बताए जा रहे हैं। तीसरा आपका जो पूर्ति आपका प्रतिकर दिलवाकर, प्रतिकर दिलवाना का मतलब ये हुआ कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो रुदल शाह के वाद में उच्चतम न्यायालय ने जो कमी थी कि मूल अधिकार के हनन होने पर क्या किया जाए, तो उच्चतम न्यायालय ने
उस कमी की पूर्ति करते हुए क्या दिलवाना शुरू कर दिया? प्रतिकर। तो क्या मूल अधिकारों के हनन होने पर आप राज्य से प्रतिकर वसूल सकते हैं कि नहीं? वर्तमान में वसूल सकते हैं। ये विधि में जो लोचा था, कमी थी, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने साम्य के आधार पर क्या कर दिया? पूरा। एक और उदाहरण देखिए। अब कमी को ही हमें दिखाना है, कानून में कमी दिखाइए और न्यायालय के निर्णय द्वारा उस कमी की क्या करा दीजिए? भरपाई। सबसे उत्तम उदाहरण दो और देखा जाए। आपका एक टीपीए में मार्गेज का देखा जाता है कि जहां तक बंधक की बात थी, बंधक के मामले में जब एक बार कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति की बंधक कर देता था, तो उस संपत्ति को छुड़वाने में उसको नाको चने चबाने पड़ते थे। तो ये प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। तो साम्य न्यायालयों ने क्या किया कि वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो टीपीए भी है बिहार में कौन से केस में आया? नोक्स राइस बनाम नोक्स एंड कंपनी, जस्टिस लॉर्ड राइट। नाइस बनाम नोक्स एंड कंपनी, जस्टिस लॉर्ड राइट ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब एक लाइन, अगर ए ने अपनी जमीन को बी के पास बंधक रखा है तो वह संव्यवहार बंधक ही माना जाएगा। विक्रय दान नहीं किया, बल्कि क्या किया है? बंधक। विक्रय नहीं किया है कि आप ले लीजिए, दान। और बंधक का नेचर है कि ए बी को पैसा वापस करे और अपनी जमीन को ले ले। ए के इस अधिकार को कि पैसा वापस करके और अपनी जमीन क्या कर ले? ले ले। इसको लीगल भाषा में कहते हैं राइट टू रिडीम, मोचन का अधिकार, संपत्ति को छुड़वाने का अधिकार, संपत्ति वापस पाने का अधिकार। और इस अधिकार पर लगाए गए सभी प्रतिबंध क्या होंगे? शून्य। रोका नहीं जा सकता कि आप नहीं ले सकते। और इसी को हम कहते हैं वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज। इसी प्रकार संविधान नियम में भी वंस ए प्लीज ऑलवेज ए प्लीज, यानी कि एक बार गिरवी सदैव गिरवी, बेचा नहीं है। यानी कि एक उदाहरण वहाँ भी देखिए आपका, जैसे एक को पैसे की आवश्यकता थी, वह सुनार के पास जाता है और आपका अपना अंगूठी रखता है, 10,000 रुपया लेता है, गारंटी के तौर पे अंगूठी रखता है। तो क्या वह अंगूठी बेच दिया है? नहीं, बेचा नहीं है, बस किसके लिए रखा है? गारंटी के तौर पे। तो आपका ए जब चाहे तब अपना 10,000 बी को वापस करे और अपनी अंगूठी को क्या ले ले? वापस। तो गिरवी रखा है, बेचा नहीं है कि सुनार का हो गया अंगूठी। हाँ, ये अलग बात है कि सुनार का कब होगा? जब पैसा देने से ए क्या कर दे? इनकार। तो दोनों सिद्धांत याद रखिए, वंस ए प्लीज ऑलवेज ए प्लीज होता है और वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज। ये दोनों सिद्धांत एक प्लीज या गिरवी का कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा और जो ये बंधक वाला है टीपीए में। फिर बैक होइए, एक और आपका पूर्ति दिखाया जाए। देखिए साम्य, हम बता रहे हैं कि साम्य सामान्य विधि की कमी को फुलफिल करने वाला एक निकाय है। यानी कि जहाँ के कानून में कमी है तो उस कमी को दूर किया जाता है, पूर्ति कर दी जाती है, उस गैप को भरा जाता है। किस आधार पर? आपका विधि के आधार पर नहीं, बल्कि किस आधार पर? इक्विटी के आधार पर। तो एक गैप को और भरवाया जाए, आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोलूट लाइबिलिटी का सिद्धांत, जो हमें पढ़ना भी है टाट में। देखिए आपका रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के वाद में जस्टिस ब्लैकबर्न ने कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इंग्लैंड में, हम बताएंगे डिटेल में। आपका माने कह सकते हैं पानी वाला केस था, कोयला वाला, वो बताया जाएगा, लेकिन उतना अभी नहीं जानना है।
हल्का सा ही जानना है। कठोर दायित्व का मतलब क्या हुआ? अगर बी के कार्य से ए को नुकसान पहुंचा है तो बी, भले आपका कह सकते हैं कि बी का कोई दोष न हो, फिर भी बी उत्तरदायी होगा और ए क्या वसूल लेगा? बी से मुआवजा। यानी कि कठोर दायित्व का मतलब ये हुआ कि भले बी ने कोई दोषपूर्ण कार्य, माने बी ने दोषपूर्ण कार्य न किया हो, लेकिन अगर बी के कार्य से किसको नुकसान पहुंचा है? ए को। तो ए को अधिकार होगा कि वह बी से उसका क्या वसूल ले? क्षतिपूर्ति। ये किस किस दायित्व में आएगा? कठोर। लेकिन कठोर कहावत कही जाती है कि जैसे ही बबुआ जन्म लिया, ओझाई सुखाई क्या हो गई? शुरू। यानी कि आपका दवा दारू शुरू हो गया। इस ओझा के पास, इस मौलवी के पास लोग जाने लगे कि बबुआ को क्या हो गया है। बिहार में बउआ कहा जाता है, तो बउआ को क्या हो गया है। उसी प्रकार यहाँ भी सिद्धांत देखना है। जब इस सिद्धांत का जन्म हुआ, उसी समय इसके अपवाद भी बना दिए गए। अपवाद ये बनाए गए कि अगर इन कारणों से नुकसान पहुंचा है तो भी जिम्मेदार नहीं होगा। और यही अपवाद इस कठोर सिद्धांत को क्या बना दिए? मुलायम। तो जब भी ए बी पर मुकदमा करता था कठोर दायित्व के अंतर्गत, तो बी तुरंत उन अपवादों का बचाव लेता था जो हम बताएंगे। अपवाद ही अब शुरू किया गया है। और ए कुछ नहीं पा पाता था। सबसे महत्वपूर्ण अपवाद था एक्ट ऑफ गॉड। इसको बताया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित बनता है एक्ट ऑफ गॉड से। तो विश मेजर या दैव कृत्य या भगवान का कृत्य या प्राकृतिक घटनाओं के अचानक संचालन के कारण हुआ क्षति, यानी कि ए को नुकसान पहुंचता था, बी पर वह मुकदमा करता था। बी तुरंत बचाव लेता था कि हजूर ए को तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन भूकंप के कारण पहुंच गया, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई पहुंच गया, या बहुत कह सकते हैं कि सूखा पड़ गया पहुंच गया, हमारा बहुत बारिश हो गई पहुंच गया, भूस्खलन हो गया पहुंच गया, मेरा कोई दोष नहीं है, भले ही ए को क्या हुआ है? नुकसान। अब आपका, अब देखिए होता क्या है भारत में थोड़ा। इसी बीच भोपाल गैस कांड होता है और कंपनी, आप लोग पढ़ा जाएगा आगे, कंपनी भाग जाता है, कंपनी का मालिक। फिर आपका 1 साल बाद ही दिल्ली में एक ऐसा ही कांड होता है और एक फैक्ट्री से पोलियम गैस का रिसाव होता है। यानी कि एक फैक्ट्री से किसका रिसाव होता है? पोलियम गैस का। एक अधिवक्ता साहब की मृत्यु हो जाती है, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं गंभीर रूप से। तत्पश्चात महेश चंद्र मेहता उच्चतम न्यायालय में एक लोकहित वाद दायर करते हैं। कंपनी कहती है कि हजूर हमारा कोई दोष नहीं है, हमने पूरी सावधानी बरती, फिर भी पाइप फट गया और कह सकते हैं कि ये कार्य हो गया, हम मुआवजा नहीं देंगे। जो लोकहितवाद महेश चंद्र मेहता या एमसी मेहता दायर किए थे, वो ये कह रहे थे कि हजूर भारत की परिस्थितियों को देखते हुए आप नया सिद्धांत बनाइए। ऐसे तो हर एक फैक्ट्री वाला बच जा रहा है, मुआवजा दे ही नहीं रहा है। आपने देखा कि भोपाल गैस कांड में भी फैक्ट्री वाला भाग गया, मुआवजा अभी तक नहीं दिया। तो आप एक नया सिद्धांत क्या करिए? बनाइए। और कठोर दायित्व के जो अपवाद है, जहाँ फैक्ट्री वाले बचाव ले लेते हैं, उसको इग्नोर करिए। तो हमारे उच्चतम न्यायालय ने एक नया अपकृत्य सृजित किया, पूर्ण दायित्व या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी या आत्यांतिक दायित्व का सिद्धांत, और कहा कि कोई बचाव मान्य नहीं होगा। यानी कि प्रतिवादी लाख बचाव ले कि वादी सहमत था, प्राकृतिक घटना के कारण नुकसान हो गया, ये सरकारी कार्य था, कोई बचाव उपलब्ध नहीं होगा।
प्रतिवादी हर हाल में मुआवजा देने के लिए क्या होगा, जिम्मेदार। तो किस अपकृत में कोई बचाव या साधारण अपवाद मान्य नहीं है, कोई बचाव उपलब्ध नहीं है, तो केवल एक अपकृत बताइएगा, कौन सा, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। किसने सृजित किया, तो भारत में। किस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। किस जज ने, पूछा गया, पीएन भगवती। अपवाद हैं कि नहीं, कोई अपवाद नहीं है। किस केस में सृजित हुआ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। एमसी मेहता का नियम किसे कहते हैं, ये भी पूछा गया बिहार में। एमसी मेहता का नियम कौन है, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। भाई कोई समस्या हो तो बता, बीच में बता सकते हैं। देखिए एक लोग पूछ रहे थे भाई आपका, अब याद आया हमें, एप्पल टेस्ट का सिद्धांत। थोड़ा बहुत हम अलग जा रहे हैं टाट में, फिर आपका एप्पल टेस्ट। देखिए हमने बताया कि बाल्यावस्था अपकृत में कोई बचाव नहीं है, चाहे 5 साल का बालक हो, 2 साल का हो, 10 साल का हो। अगर वह गलत कार्य करता है तो उससे क्या वसूला जा सकता है, मुआवजा। अब लेकिन आपराधिक मामलों में बचाव है, और हमने बताया कि धारा 82 7 वर्ष से कम का बच्चा, और 83 में बताया 7 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम। 82 में सिद्धांत था डोली इन कैपेक्स का अक्षम गुड़िया, और 83 में डोली कैपेक्स सक्षम गुड़िया। अब यहाँ एप्पल टेस्ट आता है, देखिए आपका, तो एक, अब पूछ भाई, देखिए जब भी पूछिए तो पहले अपना भी थोड़ा दिमाग लगाइए, कि जब हम बता रहे हैं कि अगर 7 वर्ष से कम का बच्चा है, तो इस बात का ये अकाट्य तर्क है कि उसने अपराध नहीं किया, या वह अपराध से हमेशा बचाव का क्या होगा, हकदार। अब यहाँ एप्पल टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे तो पूर्ण रूप से इस ऐसे बच्चे को क्या मिला है, बचाव। ये तो निश्चायक सबूत है, कंक्लूसिव प्रूफ है। अब 7 वर्ष से ऊपर बच्चा है, 12 से कम है, तो हमने बताया था कि अगर वह समझदार है तो दंड पाएगा, और नासमझ है तो वह बचाव का क्या होगा, हकदार। यहीं एप्पल टेस्ट काम करेगा। तो एप्पल टेस्ट का सिद्धांत 82 में आता है कि 83 में, अब गलत ना हो, 83 में। अगर एक बच्चा है, हाँ एक सेकंड भाई, पहले हो जाए पूरा, पहले पूरा वाक्य हो जाने दीजिए। अगर एक बच्चा है, उसके सामने एक सेब रखा जाए और पैसा रखा जाए, अगर वह बच्चा सेब उठा लेता है तो ये माना जाएगा कि वह नासमझ है, और पैसा उठा लिया तो समझदार है। लेकिन ये जो नियम है, ये भारत में अप्लाई नहीं करता, मैं बता दूं, समझ के लिए। भाई ये इंग्लैंड का नियम है, भारत का नहीं है, ये था। लेकिन 83 में इसको जोड़ा जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जो एप्पल टेस्ट का सिद्धांत है, ये इंग्लैंड में देखा जाता है। लेकिन भारत में जो नियम है, वह ये नियम है कि क्या वह उसके आचरण को देखा जाता है, कि क्या उसकी, भाई बंद हो गया क्या, चलिए लाठी चल रहा है, रहने दीजिए, अब बंद ही कर दिया जाएगा। भारत में ये सिद्धांत है कि क्या वह अपने प्रकार के नेचर को जान रहा था, कि वह गलत कर रहा है कि सही। और एक एक उदाहरण देखिए, एक बालक था, दूसरे को 10 वर्षीय था, दूसरे को चाकू मार दिया, और कहा कि आज हमने नाटक में इस दुष्ट को मार दिया, और लगा हंसने, यानी कि वह कार्य की प्रकृति को समझ नहीं रहा है। लेकिन वही चाकू मारकर और के खेत में भाग जाता, घर में जाकर छुप जाता, तो ऐसी दशा में वह ये माना जाएगा कि वह अपने कार्य की प्रकृति को क्या कर रहा है, समझ रहा है कि हमने क्या किया, गलत कार्य। अब बताइए कोई समस्या हो तो भाई। हाँ। हम्म।
देखिए, इसके लिए आपका जुनाइल जस्टिस एक्ट बना है, आपका स्पष्ट रूप से। फिर एक बार देखिए, अगर कोई बालक, फिर एक बार देखिए भाई इनके क्वेश्चन को, चाहे कोई भी बालक हो किसी के प्रति अपराध करे, अगर सामान्यतः उसकी एज 18 से कम है और साधारण अपराध किया है, तो जुनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2015 अप्लाई होगा। हाँ, उसको आज भी उसको 3 वर्ष तक का सुधारात्मक दंड दिया जाएगा, लेकिन अब लेकिन लगाकर चलना है, ये नहीं कि ये पूर्ण है। अगर बालक की एज 16 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की है या उससे अधिक और 18 वर्ष से कम, और अगर वह गंभीर अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, तो उसे मेजर माना जाएगा, उसके खिलाफ मेजर व्यक्ति की तरह कार्यवाही होगी। लेकिन आज भी जो अधिकतम दंड दिया जा सकता है, वह 2 दंड उसे नहीं दिया जा सकता, मृत्युदंड और आजीवन कारावास, भले ही कानून उसे क्या मान लेता हो, बयस। हाँ, लेकिन राज्य सरकारों को ये पावर है कि इस कानून में संशोधन करके मृत्युदंड का प्रावधान कर सके। राजस्थान में हो गया है, एमपी में, लेकिन यूपी में अभी संशोधन कानून में नहीं हुआ है। तो आप पेपर में भी देखते होंगे कि 18 साल से कम के बच्चे को मृत्युदंड दिया गया राजस्थान में ऐसे अपराधों में। तो वहाँ वो संशोधन राज्य का है, यानी कि जुनाइल जस्टिस एक्ट में उसने क्या किया है, संशोधन। अब एक लाइन और जानना है, वह लास्ट में, कि भाई संघ ने कानून बनाया और आप संशोधन कर रहे हैं और संघ के कानून के विपरीत संशोधन कर रहे हैं, तो आपके राज्य में वह संशोधन तभी लागू होगा जब भारत का राष्ट्रपति उस कानून पर क्या कर दे, अनुमति। लेकिन आप ही के राज्य में, दूसरे राज्य में नहीं। तो एमपी और राजस्थान ने संशोधन करके राज्यपाल को दिया, राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति को भेजा और 201 के तहत राष्ट्रपति ने उस पर क्या दे दी, अनुमति। तो केंद्रीय कानून पर राज्य का कानून उस राज्य में प्रिवेल करेगा। या तो लगे उससे क्या मतलब, उससे तो हर एक कानून लगाइए, जुनाइल जस्टिस, आईपीसी लगाइए, उससे मतलब नहीं है। आपका जो जुनाइल जस्टिस एक्ट है वह एज एकदम स्पष्ट करता है, तो वो कानून काम करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति कार्य करे, चाहे किसी भी व्यक्ति के प्रति बालक कार्य करे, उससे मतलब नहीं है। तो अगला क्लास भाई कल चलेगा आपका। हाँ, अभी साइंस चलेगी भाई 15 मिनट बाद। हाँ। हाँ, अनाथ है तो पहले मुकदमा करके लड़िए, आपका नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, डिग्री का निष्पादन ही नहीं हो पाएगा वो। उससे मतलब नहीं भाई, वो लास्ट में जाता है डिग्री का निष्पादन, पहले तो मुकदमा नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। डिग्री लेकर झुनझुना बजाते रहिए। अब कहेंगे विदेश भाग गया तो क्या होगा, कुछ